जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आपकी स्थायी बंदोबस्त से। दोस्तों, भारत के अंदर एग्रीकल्चर के मामले में अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई ये पहली भू राज व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त 1793। कंपनी ने अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए बंगाल और बिहार के अंदर स्थायी रूप से भू राजस्व प्रणाली लागू करने का फैसला कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब एक ही उद्देश्य था कि कंपनी की आय में जिस भी तरीके से हो बढ़ोतरी हो जाए। कंपनी ने अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए बंगाल और बिहार में भू राजस्व प्रणाली स्थायी रूप से निश्चित करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, अब ये कंपनी राजनीतिक कंपनी हो गई थी। और राजनीतिक कंपनी होने के नाते इसके खर्चे भी बढ़ चुके थे, इसका लालच भी बढ़ चुका था, और अब ये एक ऐसी कंपनी हो चुकी थी जो रातों रात भारत को लूट करके अपनी जेबें भरना चाहती थी। उसमें चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे औद्योगिक वर्ग हो, काश्तकार हों, कामगार हों, सबको ये अपने तरीके से लूट करके अपनी जेबें और ब्रिटेन की तिजोरियां भरना चाहती थी। तो इसलिए अब कंपनी ने फैसला किया कि जो भू राजस्व है वो अब स्थायी रूप से होना चाहिए। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया था, और इस 10 साला बंदोबस्त को ही 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त के रूप में बदल दिया गया, क्योंकि कॉर्नवालिस के समय जो 10 साला प्रथा लागू करी गई थी उस 10 साला बंदोबस्त को ही एक नया नाम दिया गया और 1793 के स्थायी बंदोबस्त के नाम से उसको बदल करके भारत के भू राजस्व क्षेत्र के अंदर प्रणालियों के अंदर उसको शामिल किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यानी जो ये भू राज व्यवस्था लागू करी गई स्थायी बंदोबस्त, इसके अंदर जो भी ब्रिटिश भारत था या भारत के जो राज्य क्षेत्र ब्रिटेन के अंडर में थे उनके अंदर 19% हिस्से के ऊपर इस व्यवस्था को लागू किया गया। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू किया गया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे होगा? स्थायी बंदोबस्त का लागू किया गया 1793 के अंदर। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में भू राज व्यवस्था के मामले में कौन सा भू राजस्व स्थायी रूप से भारत में व्यवस्था लागू करी? स्थायी बंदोबस्त। तीसरा क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो 10 साला प्रथा शुरू की गई थी बंदोबस्त, उसको आगे कौन सा नाम दिया गया? या 1793 का स्थायी बंदोबस्त किस पुराने कानून का बदला हुआ रूप था? तो 10 साला बंदोबस्त आ जाएगा। कितने हिस्से पर यह लागू हुआ? 19% हिस्से के ऊपर। इसमें मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी के क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक के हिस्से इसमें थे। जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में यहाँ मान्यता मिली, उनको अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा कराना होता था। यानी इस व्यवस्था से जो जमींदार लोग थे उनकी चांदी होती चली गई। जमींदारों को स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी माना जाता था। ये क्वेश्चन याद रखना। भूमि का स्वामी स्थायी बंदोबस्त के तहत किसको माना जाता था? जमींदारों को या फिर किसानों को? दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी जमींदारों को माना जाता था और इनका मुख्य काम क्या था? भू राजस्व वसूल करना, और वसूल करके ये उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी का जो हिस्सा था वो ये कंपनी के खजाने में जमा करवा देते थे। जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में अब स्वीकृत कर लिया गया। भूमि पर उनका स्वामित्व पैतृक हो गया और किसान अब सिर्फ रैयत रह गए।
यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसके तहत पूरी कमान अब जमींदारों को सौंप दी गई। जमींदार अब भूमि के मालिक थे, अब भूमि के ओनर थे। वो उनका काम था टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन करते थे वो, और टैक्स कलेक्शन का 1/11 यानी 11वां हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी सारे का सारा कंपनी के खजाने में वो जमा करवाते थे। तो ये चीज़ याद रखना। इसके तहत क्या बदलाव हुआ? स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया भारत में वो 1793 में लागू हुआ। इसके द्वारा स्थायी भू राजस्व वसूल करने की नीति आई। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने जो 10 साला बंदोबस्त लागू कराया था उसी का नया नाम था स्थायी बंदोबस्त। 19% हिस्से पर ब्रिटिश भारत के ये लागू कराया गया। राज्य मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ पर इसको लागू कराया गया। इसमें ज़्यादा चांदी किसकी हुई? जमींदारों को ज़्यादा फायदा हुआ, वे भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए, उनको मान्यता मिल गई, वो भू राजस्व इकट्ठा करते थे, ये उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी कंपनी के खजाने में जमा करा देते थे। जमींदारों को ज़मीन के मालिक के रूप में मान्यता मिल गई और किसान अब सिर्फ रैयत रह गया। किसानों के पास अब सिर्फ और सिर्फ खजाना जमा करवाने के लिए खजाना भरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जितने बच्चे लाइव हैं और जो बाद में देखेंगे उनको मैं एक चीज़ और बता देता हूं भाई कि हमारे एक तो आप लोगों का जिनका एडमिशन हो चुका है उन बच्चों को मेल के थ्रू या आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक गूगल लिंक फॉर्म हमने क्रिएट किया, गूगल फॉर्म, उसका लिंक चला जाएगा। आप अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए जिसमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है ताकि वो आपके एडमिशन फॉर्म के रूप में काम करे। दूसरा ये है कि हम लोगों ने एक रेफरल प्रोग्राम चलाया है जो सभी सब्जेक्टों का है। KVS, DSSB, NVS, CTET, UP टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट सब हैं और लेवल भी PRT, TGT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब हैं। उसमें एक रेफरल प्रोग्राम है। अगर आपके थ्रू या आपका कोई जानकार या आपका कोई नोन अगर हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन करता है तो उसमें एक रेफरल आपको दिया जाएगा। वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा कि कितना रेफरल प्राइज आपके लिए उसमें होता है। तो अपने दोस्तों के साथ आप लोग अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसानों के भूमि संबंधी अन्य प्राकृतिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, क्योंकि किसानों को भूमि के मामले में जो प्राकृतिक अधिकार थे वो यहाँ पर एक बार फिर ख़त्म कर दिए गए और जमींदारों के लिए निश्चित अवधि पर लगान जमा करवाना आवश्यक था, वरना उनका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता था। ये भी सही है भाई, क्योंकि जो जमींदारों को टैक्स कलेक्शन राइट मिला हुआ था, कर इकट्ठा करने का अधिकार मिला हुआ था, तो उनको उस कर को अपना 11वां हिस्सा रख करके कंपनी के खजाने में जमा करवाना होता था और अगर वो जमा नहीं करवा पाते थे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती थी। ये भी आपको याद रखना है। 1799 में उन्हें लगान देने वाले किसानों को भूमि से बेदखल लगान न देने वाले किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि अब ये रूल आया कि अगर किसान भूमि कर या जो आपका जो टैक्स था वो नहीं दे सकते थे तो उनको भूमि से बेदखल करने का अधिकार भी उनको अब मिल चुका था। अब कई लोग बोलते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव किस तरीके के रहे। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के कई प्रकार के प्रभाव रहे। जैसे नंबर 1, सरकार के बजाय जमींदारों को अधिक लाभ हुआ। नंबर 1 बात सही है, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त लागू कराया गया उसका मूल उद्देश्य क्या था? स्थायी बंदोबस्त का मूल उद्देश्य ये था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी आय बढ़ाई जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आय बढ़ाई जाए और इनकम बढ़ाई तो जाए लेकिन उसके साथ इनकम को फिक्स भी किया जाए। जैसे मान लो कंपनी के 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो कोशिश थी कि 1 लाख से 2 या 3 लाख करे जाएं और 2 या 3 जो लाख हों वो स्थिर हों, उससे ज़्यादा हो जाए बट उससे कम ना हो। तो ये जो भू राजस्व नीतियाँ आई थी इनका मेन उद्देश्य एक ही था कि भारत के अंदर कंपनी के खजाने को भरना, इनकी बढ़ोतरी करना और स्थिर जो दर है उससे तो टैक्स आता रहे, बढ़ाया जाए तो बढ़ाइए बट कम नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव बिल्कुल अलग पड़ा। सरकार की बजाय
अब कंपनी या सरकार की बजाय जमींदारों को अधिक लाभ हुआ। यानी इस स्थायी बंदोबस्त से सरकार को जो फायदा हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फायदा जमींदार लोग उठा के ले गए। तो इसलिए स्थायी बंदोबस्त को जमींदारों की चांदी कहा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा फायदा इनको हुआ। नंबर 2, बंगाल में राजस्व जो था वो फिक्स हो गया। बंगाल के अंदर जो राजस्व था, जो राजस्व आता था वो अब फिक्स हो गया। 1938-40 की अगर मैं बात करूं, आगे चलकर कई साल बाद जब इसका एनालिसिस हुआ तो 1938-40 में बंगाल भू राजस्व आयोग का गठन किया गया, जिसके अनुसार सरकार को 2 से 8 करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान हो रहा था। ये कई सालों के बाद जब ये एक आयोग बना तो उसमें ये कहा गया था कि सरकार को इस मामले में बड़ा लंबा नुकसान बाद में जाकर झेलना पड़ा था। तो इसलिए आप समझ सकते हो स्थायी बंदोबस्त जो है वो कामयाब नहीं हुआ था, उसके काफ़ी सारे नुकसान आगे चलकर देखने को मिले। तो स्थायी बंदोबस्त के जो फेल होने के जो कारण थे वो भी यही कारण थे कि एक तो इसमें ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिला, ज़मींदार मजबूत हुए, ज़मींदार जो है वो इससे मजबूत हुए। नंबर 2, कंपनी की जो आय थी वो बढ़ तो गई बट अब वो फिक्स होके रह गई, वो डे टू डे नहीं बढ़ रही थी, हर साल हर 6 महीने में नहीं बढ़ रही थी। तीसरा फ़ायदा हुआ कि कंपनी को इससे घाटा हुआ, और जो घाटा था वो इतना ज़्यादा था कि कंपनी को बाद में जाकर के सरकार को, ब्रिटेन सरकार को इसको